A very warm welcome to all of you. Welcome to Sway Education. Myself राधा. और आज हम लोग एग्ज़ाम्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ये लेक्चर नंबर 10 है. इससे पहले 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं चैनल पे. अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो सो यू कैन एक्सेस दोज लेक्चर फ्रॉम द प्लेलिस्ट एज वेल. सो इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, विटामिन्स इनके बारे में डिस्कस कर लिया था और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए थे. आज के लेक्चर में हम लोग एंजाइम्स के बारे में देखेंगे. सबसे पहले हम लोग बेसिक देखते हैं एंजाइम का कि एंजाइम क्या होते हैं. एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर एक्सेप्ट राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस पी. दीज आर आरएनए इन नेचर. यानी जितने एंजाइम्स होते हैं सारे प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में एक्सेप्ट राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस पी. ये क्या होते हैं? ये आरएनए होते हैं नेचर में. एंजाइम को डिस्कवर किसने किया था? एंजाइम की डिस्कवरी की थी एडवर्ड बुशनर ने. और जो नोमेनक्लेचर जो एंजाइम का दिया था, जो मोस्ट एक्सेप्टेड माना गया था, वो जो आईयूबी ने नोमेनक्लेचर किया था दैट वाज मोस्ट एक्सेप्टेड. एंड आईयूबी का एब्रीविएशन क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री. इन्होंने इसी नंबर दिया था. इसी नंबर क्या होता है? इसी नंबर होता है एंजाइम कमीशन नंबर. ये इसी नंबर 4 डिजिट का बना हुआ होता है. सपोज ये फर्स्ट डिजिट है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये लास्ट यानी कि 4th डिजिट है. जिसमें से कि जो फर्स्ट डिजिट है वो क्या डिनोट करती है? ये एंजाइम का क्लास जो है उसको डिनोट करते हैं. टोटल एंजाइम का क्लासिफिकेशन 6 क्लासेस में किया जाता है. क्लियर? यानी कि जो एंजाइम कमीशन नंबर का पहला डिजिट होता है वो एंजाइम के क्लास को डिनोट करता है. और एंजाइम के टोटल कितने क्लासेस होते हैं? एंजाइम का क्लासिफिकेशन जो है ये 6 क्लासेस में किया जाता है. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ. क्लियर? सेकेंड जो डिजिट है वो डिनोट करती है सब क्लास ऑफ एंजाइम. थर्ड जो डिजिट है वो सब डिवीजन को डिनोट करती है. और लास्ट प्री कैटेलाइज्ड. सो टोटल 6 कैटेगरी होते हैं एंजाइम के. इस चार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे. सो जो पहला क्लास होता है वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज. ऑक्सीडो रिडक्टेज में 2 टर्म है, एक है ऑक्सीडो, एक है रिडक्टेज. यानी कि वो एंजाइम जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन को परफॉर्म करते हैं वो सारे एंजाइम इस क्लास के अंदर आएंगे. इसमें क्या देखने को मिलता है? इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिलेगा फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू अनदर मॉलिक्यूल. फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन है जिसमें ए के पास 2 पॉजिटिव है, बी के ऊपर 3 पॉजिटिव है. और यहाँ पर जब एंजाइम के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है सो यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर देखने को मिला. क्लियर? अब ए 3 पॉजिटिव हो गया और बी 2 पॉजिटिव हो गया. इस क्लास के अंदर यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज क्लास के अंदर आते हैं कैटालेज, परऑक्सीडेज, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. जो क्लास 2 एंजाइम्स हैं उनको बोलते हैं ट्रांसफेरेज. ये क्लास 2 है एंजाइम्स का ट्रांसफेरेज, जिसमें क्या देखने को मिलता है? ट्रांसफर ऑफ ग्रुप देखने को मिलता है. जैसे कि ए के पास में कोई एक्स नाम का ग्रुप है, लेकिन जब रिएक्शन कैटालाइज्ड हुई तो ये ग्रुप ट्रांसफर हो गया बी के पास में. एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ट्रांस एल्डोलेज, काइनेज, ट्रांस कीटोलेज. क्लास 3 जो है एंजाइम की वो है हाइड्रोक्सिलेज. हाइड्रोक्सिलेज का मतलब क्या होता है? सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होना वाटर के प्रेजेंस में. फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज का ब्रेकडाउन होना वाटर के प्रेजेंस में. एंजाइम कौन सी आएगी? सुक्रेज. और क्या करेगी? सुक्रोज को ब्रेक कर देगी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में. जितने डाइजेस्टिव एंजाइम्स है सारे इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, यानी हाइड्रोक्सिलेज क्लास से बिलोंग करते हैं. क्लास 4 जो है एंजाइम की वो है लाइएज. लाइएज में क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है बट वाटर के एब्सेंस में होता है. हाइड्रोक्सिलेज में वाटर के प्रेजेंस में ब्रेकडाउन होता है और लाइएज में वाटर के एब्सेंस में ब्रेकडाउन होता है. लाइएज का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एल्डोलेज,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्लास 5 आती है आइसोमेरेज, जहां पर आइसोमेराइजेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए फोस्फोहेक्सो आइसोमेरेज। लास्ट क्लास आती है लाइगेज, जो कहां पर काम करती है, लाइगेशन में। जब डीएनए रेप्लिकेशन आप लोगों ने देखा होगा, सो उसमें डीएनए लाइगेज क्या करती है, बॉन्ड्स को जोड़ने का काम करती है। सो ये टोटल 6 क्लास होते हैं। पहला क्लास ऑक्सीडो रिडक्टेज, देन ट्रांसफेरेज, देन हाइड्रोक्सिलेज, देन लाइएज, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। कैसे याद रख सकते हो, OTHLIL। ये टोटल 6 क्लास होते हैं। ऑक्सीडो रिडक्टेज में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, एग्जाम्पल आ जाते हैं कैटालेज, डिहाइड्रोजनेज। ट्रांसफेरेज में फंक्शनल ग्रुप का ट्रांसफर होगा, फॉस्फोरिलेज, काइनेज। हाइड्रोक्सिलेज में ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड होगा यूजिंग वाटर, एग्जाम्पल के लिए प्रोटीएज एंड फॉस्फेटेज। लाइएज में बॉन्ड्स का ब्रेकडाउन होगा इन द एब्सेंस ऑफ वाटर, एग्जाम्पल के लिए डिकार्बोक्सिलेज। आइसोमेरेज में आइसोमराइजेशन या रीअरेंजमेंट देखने को मिलेगा, एग्जाम्पल के लिए म्यूटेज। और लाइगेज जो है ये बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हेल्पफुल होगी, एग्जाम्पल के लिए डीएनए लाइगेज, राइट। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये किसी एंजाइम का एंजाइम कमीशन नंबर है। हमें पता है कि एंजाइम कमीशन नंबर में 4 डिजिट होते हैं, ये यहाँ पर 4 डिजिट है। और इसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये कोई एंजाइम का एंजाइम कमीशन हमें दे दिया नंबर, एंजाइम का क्लास बताओ, सो आप कैसे बताओगे। हमें पता है कि जो पहला डिजिट है वो क्लास को डिनोट करता है। और हम लोगों ने टोटल 6 क्लास पढ़े, OTHLIL, यानी कि कौन से क्लास से बिलोंग कर रहा है, 4th क्लास से। और 4th क्लास क्या है, लाइएज है, यानी इस एंजाइम का जो क्लास है वो लाइएज है, राइट। नेक्स्ट आता है एंजाइम्स के टाइप। तो एंजाइम को क्लासिफाई किया जाता है सिंपल एंजाइम और कॉन्जुगेट एंजाइम के फॉर्म में। सिंपल एंजाइम क्या होते हैं, जिनके पास केवल प्रोटीन पार्ट होता है, एग्जाम्पल के लिए ट्रिप्सिन। और कॉन्जुगेटेड एंजाइम क्या होते हैं, जिनके पास में प्रोटीनेशियस पार्ट तो होगा लेकिन उसके साथ में नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट भी होगा। और ये ऐसे एंजाइम होते हैं, लेट सपोज ये प्रोटीनेशियस पार्ट है, इसके अलावा ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है। जब तक ये नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट जुड़ा नहीं होगा इस प्रोटीनेशियस पार्ट से, तब तक ये एंजाइम एक्टिव नहीं होगी। यानी मान लो इस टाइम पे तो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ा हुआ है, सो एंजाइम क्या होगी, ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में होगी। बट लेट सपोज कि प्रोटीन पार्ट के साथ में नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ये नहीं जुड़ा हुआ, सो इस टाइम पर ये एंजाइम इनएक्टिव होगी। यानी फंक्शनली एक्टिव कौन करता है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट फंक्शनली एक्टिव करेगा इसे। सो प्रोटीनेशियस पार्ट को बोला जाता है एपोजाइम या एपोएंजाइम, और नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट को बोला जाता है कोफैक्टर। कोफैक्टर को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स में। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप जो हैं ये ऑर्गेनिक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। कोएंजाइम क्या होते हैं, कोएंजाइम वो ऑर्गेनिक कोफैक्टर होते हैं जो एपोजाइम से लूजली बाउंड होते हैं, और प्रोस्थेटिक ग्रुप टाइटली बाउंड होते हैं। कोएंजाइम का एग्जाम्पल है नियासिन, राइबोफ्लेविन, और प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जाम्पल है हीम, कैटालेज एंजाइम और पेरोक्सिडेज एंजाइम के केस में। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर कैटेगराइज किया जाता है मेटल और नॉन मेटल आयन में। इनऑर्गेनिक फैक्टर का एग्जाम्पल हो जाता है जिंक फॉर कार्ब एनहाइड्रेज एंजाइम। क्लियर, ये एक ही चार्ट में पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन यहाँ पर बताया गया है। एक एंजाइम किस तरीके से एक्टिविटी करती है, हाउ एंजाइम वर्क। यहाँ पर देखो, ये पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर दिखाई गई है और यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस दिखाया गया है। जनरली क्या होता है, ये रिएक्टेंट है यहाँ पर, और रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट को अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है
सो इसको हाई एनर्जी स्टेट को अचीव करना पड़ेगा। विदाउट एनर्जी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा नहीं। सो ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। ये हाई एनर्जी स्टेट को ट्रांजिशन स्टेट भी बोला जाता है। ट्रांजिशन यानी टेम्परेरी होती है। सो जब ये ट्रांजिशन स्टेट पे चला जाता है, उसके बाद में क्या होता है, यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी को यूज करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। सो इस टाइम पर यहाँ पर कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम को यूज नहीं किया गया। जब यहाँ पर ये वाला ग्राफ दिखाया गया है, दिस वन, ये जो ग्राफ दिखाया गया है, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा लग रही है और यहाँ पर कैटलिस्ट यानी कि एंजाइम का एब्सेंस है, एंजाइम एब्सेंट है। लेकिन जब हम लोगों ने एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया, जब हम लोगों ने एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया, यहाँ पर एंजाइम को इंट्रोड्यूस किया, सो अब क्या हुआ, अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये रिड्यूस हो गई। क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। जबकि पहले के केस में जब यहाँ पर एंजाइम जो है एब्सेंट थी, उस टाइम पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लग रही थी? इतनी एक्टिवेशन एनर्जी लग रही थी। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने एंजाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। सो यहाँ पर ये एक्टिवेशन एनर्जी दिखाई गई है इस एरो से। जब यहाँ पर कैटलिस्ट जो है एब्सेंस है और जब कैटलिस्ट का प्रेजेंस यहाँ पर हो जाता है, यानी एंजाइम जब प्रेजेंट है, तब कितना एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है वो दिखा रखा है। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि एंजाइम डैश एक्टिवेशन एनर्जी, और इसके ऑप्शंस आ जाते हैं इंक्रीज, सेकेंड ऑप्शन आता है डिक्रीज। सो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। सो एंजाइम किस तरीके से काम करती है, यहां पर ये एंजाइम दिखाई गई है और यहां पर ये एंजाइम का एक्टिवेशन साइट है और ये सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट क्या लिया है इन लोगों ने? सबस्ट्रेट लिया है सुक्रोज। सबस्ट्रेट है सुक्रोज। तो यहाँ पर जब सबस्ट्रेट एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड करता है, यहाँ पर इस सबस्ट्रेट ने क्या किया? एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड कर लिया। सो यहाँ पर एंजाइम भी है और सबस्ट्रेट भी है। सो इसको क्या बोल देंगे? इसको बोल देंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है? यहाँ पर ये एंजाइम क्या करेगी? इस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगी। यानी यहाँ पर सबस्ट्रेट था सुक्रोज और इस एंजाइम ने क्या किया? वाटर के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट कर दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज ने। और जब ये प्रोडक्ट बन गया, ये एंजाइम यहाँ से क्या हो गई? रिलीज हो गई। यानी कि ये एंजाइम जैसी यहाँ पर स्टार्टिंग में चली थी, वैसे ही लास्ट में यहाँ पर उसी फॉर्म में यहाँ पर हम लोग को दिख रही है। यानी एंजाइम जो है वो क्या करती है? वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाती है, इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करती। सो एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन होने की स्पीड को बढ़ाती है। जो पहली रिएक्शन 10 मिनट में हो रही थी, वही एंजाइम के प्रेजेंस में 2 मिनट्स में देखने को मिलेगी। यानी कि एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, राइट। और एंजाइम एक बायो कैटलिस्ट के जैसा काम करती है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का काम करेगी, कैटलाइज करने का काम करेगी। सो यहाँ पर मॉडल ऑफ सबस्ट्रेट एक्टिव साइट बाइंडिंग कि किस तरीके से एंजाइम के एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट बाइंड करता है। पहला आता है लॉक एंड की। लॉक एंड की हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या होता है कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम से परफेक्टली बाइंड कर गया है एक्टिव साइट से। इंड्यूस्ड फिट में क्या देखने को मिलता है कि जो सबस्ट्रेट है उसका शेप अलग है। ये मान लो सबस्ट्रेट है, इसका शेप अलग है, एंजाइम के एक्टिव साइट से बाइंड नहीं हो पा रहा। सो यहाँ पर क्या करेगा? यहाँ पर एक्टिव साइट कन्फर्म टू इट्स सबस्ट्रेट से शेप, यानी कि यहाँ पर इसके शेप में कुछ चेंज होगा, कन्फॉर्मेशनल चेंज होगा और एंजाइम उसके एक्टिव साइट से बाइंड कर जाएगा। सो यहाँ पर इंडक्शन देना पड़ रहा है, इंड्यूस करना पड़ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल।
ये यहाँ पर माइकलिस मेंशन कांस्टेंट या माइकलिस मेंशन इक्वेशन दिखाई गई है। माइकलिस मेंशन, यहाँ पर क्या दिखाया गया, ये है रेट ऑफ रिएक्शन और ये है सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन। यहाँ पर वेलोसिटी और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के बीच में रिलेशनशिप दिखाया गया है। यहाँ पर जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ रहा है, जैसे जैसे यहाँ पर सबस्ट्रेट को बढ़ाया जा रहा है, क्या देखने को मिलता है, वैसे वैसे यहाँ पर वेलोसिटी जो है स्टार्टिंग में इंक्रीज होती दिखेगी। और लेकिन जब यहाँ पर Vmax जो है, मैक्सिमम जो वेलोसिटी जब वो अचीव कर ली जाएगी, उसके बाद सबस्ट्रेट कितना भी हम लोग ऐड करें, यहाँ पर इक्विलिब्रियम जो है वो देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंजाइम जो है, एंजाइम का ये मान लो एक्टिव साइट है, इसकी जितनी कैपेबिलिटी है सबस्ट्रेट से बाइंड करने की, जब ये फुलफिल हो जाएगी उसके बाद में ये और सबस्ट्रेट से तब तक बाइंड नहीं करेगा जब तक ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। यानी Vmax के बाद में कोई भी एंजाइम, चाहे सबस्ट्रेट का हम लोग कितना भी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दें, वो सबस्ट्रेट से बाइंड नहीं करेगी। और Km क्या होता है, Km पे ऑलमोस्ट हाफ ऑफ Vmax को अचीव कर लिया जाता है, राइट। देन कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जो अफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, टेम्परेचर, pH, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये इफेक्ट करते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को। यानी कि टेम्परेचर अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, pH बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, एंजाइम काम नहीं करेगी। ये ऑप्टिमम टेम्परेचर पे या ऑप्टिमम pH पे काम करती है। सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, इंक्रीज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इक्वल टू इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। देन आता है एंजाइम्स और फूड एंजाइम्स में क्या डिफरेंस होता है। एंजाइम्स आर प्रोटीन्स दैट इनहांस, that is catalyze biochemical reaction and are normally used to speed up and or target specific chemical reaction। यानी एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, और ये एज अ बायो कैटलिस्ट काम करते हैं जो कि रिएक्शन की स्पीड को इन्हांस करते हैं। एंजाइम्स आर ऑब्टेन फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ सोर्स बट प्रिंसिपली बाय एक्सट्रैक्शन फ्रॉम प्लांट और एनिमल और बाय फर्मेंटेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म including genetically modified microorganism, that is called GMO. Food enzymes are enzymes that are safe for consumption and are used by the food industry during food production to help improve the safety and quality of food and the efficiency of the process। यानी जो नॉर्मल एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेशियस होते हैं नेचर में, जो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हांस करते हैं। इनको हम लोग प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन कर सकते हैं। जबकि जो फूड एंजाइम्स होते हैं वो फूड इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं फूड प्रोडक्शन के लिए, टू इम्प्रूव द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ फूड। सो एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, सो डेयरी प्रोडक्शन के लिए रीनेट, लैक्टेज, प्रोटीएज, कैटलेज, ये सारे एंजाइम्स यूज होते हैं। ब्रेविंग इंडस्ट्री में बीटा ग्लूकेनेज, अल्फा माइलेज, प्रोटीएज, इन सबको यूज़ किया जाता है। बेकिंग में माल्टोजेनिक अमाइलेज, ग्लूकोज ऑक्सीडेज, पेंटोसेनेज, इनको यूज़ किया जाता है। पैक्टिनेज और बीटा ग्लूकेनेज जो है ये वाइन और फ्रूट जूस प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, और मीट प्रोडक्शन के लिए प्रोटीएज और पेपिन को यूज़ किया जाता है। एंजाइम्स यूज्ड इन फूड इंडस्ट्री, इसके ऊपर एक और लेक्चर डिटेल में अपलोडेड है, अगर आप लोग को इसको डिटेल में पढ़ना हो सो यू कैन वॉच दैट लेक्चर ऑल्सो। सो ये सारे एंजाइम्स है जो यूज होते हैं फूड इंडस्ट्री में। सो ये राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा गया क्वेश्चन है दैट व्हाट इज द जनरल मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम्स। इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, इट एक्ट बाय डिक्रीजिंग द pH और इट एक्ट बाय इंक्रीजिंग द pH। सो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, क्योंकि हम लोग ने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। इफ यू फाइंड दिस वीडियो बेनिफिशियल फॉर यू, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियोज।
And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.